नमस्कार, अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण करेंगे। हम सब सुनते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या तस्वीर उतनी ही सीधी है जितनी दिखती है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि इस ग्रोथ के पीछे की कहानी क्या है और इसमें क्या विरोधाभास छिपे हैं। ये विश्लेषण यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, आज के विश्लेषण में गोता लगाने से पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी की पिछली परीक्षा से है और हमारे आज के विषय से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? आपके विकल्प स्क्रीन पर हैं। जरा सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ए, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में कीमतें कितनी बढ़ी हैं। ये सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात होता है। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज के संपादकीय के विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। हम सबसे पहले अमेरिका की टैरिफ रणनीति की बात करेंगे, फिर भारत के शानदार आर्थिक आंकड़ों को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इस ग्रोथ के पीछे कौन से कारण हैं, और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधाभास पर चर्चा करेंगे। और आखिर में हम मेंस परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कोशिश से। संपादकीय हमें उस दौर में ले जाता है जब अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए एक बड़ी धमकी दी थी, 50% टैरिफ लगाने की। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डालना था। पर क्या वो इसमें कामयाब हुए? उस समय ये दावे किए गए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड यानी कि मृत हो चुकी है। लेकिन जैसा कि ये संपादकीय बताता है, असलियत इन दावों से कोसों दूर थी। ये सिर्फ एक गलत भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसके लचीलेपन का एक बहुत बड़ा सबूत था। और यहीं से हमारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये सारे दावे गलत कैसे साबित हुए? इसका जवाब मिलता है आंकड़ों में। तो चलिए, अब उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो न केवल उन दावों को खारिज करते हैं, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कहानी बताते हैं जो न सिर्फ टिकी रही बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ जहां जापान और जर्मनी जैसी बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाएं धीमी रफ्तार से बढ़ रही थीं, वहीं भारत 8.2% की एक जबरदस्त विकास दर से आगे बढ़ रहा था। ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। चलिए, अब इन प्रतिशत को असली आंकड़ों में देखते हैं। हमारा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी महंगाई को हटाने के बाद जो असली उत्पादन है वो 44.94 लाख करोड़ से बढ़कर 48.63 लाख करोड़ हो गया। और वहीं सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जो बाजार की मौजूदा कीमतों पर आधारित है वो 85.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आर्थिक गतिविधि में एक बहुत बड़ी छलांग को दिखाते हैं। अगर सांकेतिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, पिछले साल आपने 10 रुपए के भाव से 10 आम खरीदे, तो आपका खर्च हुआ 100 रुपए। इस साल आम का भाव 12 रुपए हो गया और आपने फिर 10 आम खरीदे, तो खर्च हुआ 120 रुपए। तो सांकेतिक तौर पर आपका खर्च बढ़ा है, पर वास्तविक तौर पर आपने उतने ही आम खरीदे। बस सांकेतिक जीडीपी 120 रुपए की तरह है और वास्तविक जीडीपी 10 आम की तरह, जो असली उत्पादन बताता है। और इस शानदार ग्रोथ का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। अब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत को दुनिया की शीर्ष आर्थिक शक्तियों की लीग में खड़ा करती है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर अगला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इस आर्थिक इंजन को कौन सी ताकत चला रही है? चलिए, अब इस ग्रोथ के पीछे के मुख्य कारणों यानी ग्रोथ ड्राइवर्स को समझते हैं। इस विकास का सबसे बड़ा हीरो कौन है? वो है आम उपभोक्ता, यानी हम और आप। निजी खपत मतलब हम लोग जो सामान और सेवाएं खरीदते हैं, वो हमारी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 55 से 57% हिस्सा है।
जब लोग खर्च करते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये किसी एक दो सेक्टर के भरोसे नहीं है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये एक चौतरफा विकास है। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर 10% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही 9% से ऊपर हैं। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र ने भी 3.5% की अच्छी बढ़त दिखाई है। ये एक मजबूत और संतुलित विकास की निशानी है। इन बड़े सेक्टर्स के अलावा और भी कई फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। जैसे कि टैरिफ की आशंका के चलते कंपनियों ने पहले ही अपना उत्पादन और निर्यात बढ़ा दिया। महंगाई भी कंट्रोल में रही, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता बनी रही। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर में कटौती और त्योहारों की सीजन ने भी मांग को बढ़ाया। अब तक जो हमने देखा उससे तो तस्वीर बहुत अच्छी और सकारात्मक लग रही है ना? लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। संपादकीय एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो इन चमकदार आंकड़ों के पीछे की एक बहुत ही जटिल सच्चाई को हमारे सामने लाता है। सवाल बहुत सीधा है। अगर हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, अगर हम $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गए हैं, तो फिर सरकार को 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये विकास वाकई समावेशी है? क्या इस ग्रोथ का फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच रहा है? ये स्लाइड इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हमारे पास 8.2% की शानदार आर्थिक विकास दर है, जो एक वैश्विक आर्थिक शक्ति की तस्वीर बनाती है, और दूसरी तरफ हमारे पास 81 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अपनी बुनियादी जरूरत के लिए सरकारी मदद पर निर्भर हैं। ये भारत की दो समानांतर सच्चाइयां हैं, और सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए यहीं से एक गहरा विश्लेषण शुरू होता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि मेंस परीक्षा के लिहाज से वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप अपने उत्तरों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने उत्तरों में इन आंकड़ों और पॉइंट्स को जरूर शामिल करें। 8.2% की विकास दर, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ये भी बताएं कि निजी खपत एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, जिसका जीडीपी में 55 से 57% योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स की मजबूती का जिक्र करें, और सबसे जरूरी, उच्च जीडीपी ग्रोथ और व्यापक कल्याणकारी योजनाओं के बीच के विरोधाभास को एक क्रिटिकल पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करें। ये दिखाएगा कि आप सिर्फ तथ्य नहीं जानते, बल्कि उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। इस सवाल पर सोचिए, आप इसका जवाब कैसे फ्रेम करेंगे? आप ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे निजी खपत और सेक्टोरल परफॉर्मेंस की चर्चा से शुरुआत कर सकते हैं। फिर कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत बताकर विरोधाभास को सामने लाएं, और अंत में समावेशी विकास की चुनौतियों जैसे आय की असमानता और रोजगार सृजन पर विश्लेषण करते हुए अपना उत्तर समाप्त करें। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।